हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन फॉर बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के टैक्सोनॉमी पेपर का टॉपिक, जो हमारा प्रीवियस वीडियो में यूनिट चल रही थी एम्ब्रियोलॉजी वाली यूनिट। उसी यूनिट में अगर अपन देखते हैं आगे का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोसैक। हिंदी में बोले अगर इसको अपन टॉपिक का नाम, तो विभिन्न प्रकार के बीजांड या बीजांडों के प्रकार, दूसरा मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन, और एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूण कोष। तो आज के इस टॉपिक में अपन इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों चीज़ें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, टाइप ऑफ ओव्यूल की या बीजांड के प्रकार की बात करते हैं। अब अपन ने जो पहले वीडियो बनाए थे इसके ऊपर, उसमें अपन ने बेसिक डिटेल बताई थी कि फीमेल पार्ट जो पिस्टिल है या जिसको अपन जायांग बोलते हैं, उस जायांग में 3 पार्ट होते हैं, जिसको अपन ने बताया था। सबसे ऊपर का पार्ट जो है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, उसके नीचे का पार्ट जो है उसको अपन वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं, और सबसे नीचे का पार्ट जो है उसको अपन अंडाशय या ओवरी बोलते हैं, ठीक है। उस अंडाशय के अंदर अपन ने देखा था कि एक बीजा अंडासन होता है, ये एक एक्सिस होती है, उस एक्सिस के ऊपर बीजांड लगते हैं, ओव्यूल लगते हैं, जिसके बारे में भी अपन ने बताया था। तो ये जो बीजांड, ये जो ओव्यूल है, वो प्लांट या पादप जगत में या एंजियोस्पर्म में कितने प्रकार के होते हैं, आज अपन उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कुल अपने पास में 5-6 तरह के जो है ओव्यूल दिखाई देते हैं अपन को, किसमें, पूरे एंजियोस्पर्म जगत के अंदर। जिसमें सबसे पहला कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड। ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं कि एक कॉमन बीजांड की स्ट्रक्चर जो अपन ने बेसिक पढ़ा था, उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, इस टाइप के बीजांड के बारे में पढ़ा था। और जिसकी एक कॉमन बीजांड की अगर अपन बात करें तो उसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं वो अपन को माइंड में रखना आवश्यक है। सबसे पहला पार्ट जहाँ से वो बीजांडासन से लगा हुआ होता है, स्टॉक रूपी स्ट्रक्चर, जो एक रंध्र रूपी संरचना होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं, ठीक है। देन ये जो पूरी संरचना है बीजांड की, ये चारों तरफ से 2 आवरण से घिरी हुई रहती है, जिसको अपन बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण या आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। देन उसके अंदर की तरफ एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, उस टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। उस न्यूसेलस टिश्यू के अंदर क्या बना होता है, एक कोश बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। और इस एम्ब्रियोसैक के अंदर ही क्या होते हैं, एग और दूसरे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो इसके अंदर उपस्थित होता है। ये अपन बेसिक पढ़ चुके हैं जब अपन ने प्रीवियस वीडियो बनाए थे, जिसमें अपन ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी या जायांग की पूरी स्ट्रक्चर बताई थी। अब अपन देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियोसैक है, ये जो फ्यूनिकुलस है, ठीक है, इनकी पोजीशन क्या है ओव्यूल के अंदर, उसके आधार पर अपन देखते हैं कि ओव्यूल कई तरीके के हो सकते हैं। जिसमें अपन ने पहले बताया है कौन सा, ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड। अब रिजु बीजांड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये एक कौन सा है, रिजु बीजांड का अपन ने डायग्राम बना रखा है, जिसमें अपन देखते हैं कि जो फ्यूनिकुलस है, यानी फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, ये दोनों ही एक सीध में आते हैं, 180 डिग्री के ऊपर एक ही सीध में आते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि पूरा का पूरा बीजांड जो है वो कैसा है, स्ट्रेट है, सीधा है। पूरा का पूरा बीजांड कैसा है, सीधा या स्ट्रेट है। और ये आवर्त बीजी पादपों के कुछ कुलों में, जैसे पॉलीगोनेसी है, अर्टिकेसी है या पाइप्रेसी है, इनके अंदर ये कॉमनली अपन को इस तरह का बीजांड दिखाई देता है। इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि कुल 20 कुल ऐसे हैं, एंजियोस्पर्म के करीब 20 कुलों में या 20 फैमिली के अंदर इस प्रकार का बीजांड मिलता है। अब यहाँ अपन बेसिक स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। जैसे ये अपन ने पूरा एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना रखी है, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये तो फ्यूनिकुलस हो गया। ये जो इंटेगुमेंट है, बाहर की तरफ के जो आवरण है, तो बाहर के आवरण को अपन क्या बोलेंगे, आउटर इंटेगुमेंट बोलेंगे। इसी तरह से अंदर के जो आवरण है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनर इंटेगुमेंट बोलेंगे। और दोनों इंटेगुमेंट से घिरा हुआ एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू या मृदु उत्तकीय भाग जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूसेलस या बीजांड काय। और उसके अंदर की तरफ एक
कोस जैसी संरचना है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये दोनों इंटेगुमेंट जहाँ पर जुड़ते हैं उस सिरे को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार बोलते हैं। अब यहाँ इसकी खासियत क्या, और एक और चीज़, जिस जगह पर ओव्यूल बीजांड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि फ्यूनिकुलस के पास वाला हिस्सा, न्यूसेलस और फ्यूनिकुलस के पास वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है, चलाजा कहलाता है। तो इन तीनों की स्थिति, किसकी, चलाजा की, फ्यूनिकुलस की, माइक्रोपाइल की स्थिति, इसके आधार पर अलग अलग तरह के बीजांड हैं। तो ऑर्थोट्रोपस क्या हो गया कि ऐसा बीजांड जिसमें फ्यूनिकुलस, चलाजा और माइक्रोपाइल तीनों एक सीध में हो और साथ में ओव्यूल कैसा हो, पूरा का पूरा स्ट्रेट या सीधा ओव्यूल हो। इस प्रकार के ओव्यूल को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल या रिजु बीजांड बोलेंगे। और जिसको अभी अपन ने बताया कितनी फैमिली में मिलता है, एंजियोस्पर्म के करीब 20 फैमिली में मिलता है, जिसमें से भी कॉमन फैमिलीज कौन सी है, पॉलीगोनेसी है, आर्टिकेसी है या पाइप्रेसी है, इनमें ये सामान्य तौर पर दिखाई देता है। देन दूसरा जो है वो कौन सा है, एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल या प्रतीप बीजांड। दोनों नाम ले रहा हूँ मैं, एनाट्रोपस यानी इंग्लिश में एनाट्रोपस बोलेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रतीप बीजांड बोलेंगे। बहुत कॉमन प्रकार का बीजांड है और एंजियोस्पर्म के करीब 80% कुलों में, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बीजांड कौन सा है, यही बीजांड है। एंजियोस्पर्म पादपों के करीब 80% फैमिलीज़ में इस प्रकार का बीजांड मिलता है। खासियत क्या है इस बीजांड की, कि जो फ्यूनिकुलस है, जो बीजांड व्रंत है, इस व्रंत के एक तरफ वाला हिस्सा जो है अधिक ग्रोथ करता है और इस ग्रोथ करने की वजह से ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है घूमकर 180 डिग्री पर घूम जाता है। यहाँ आपने देखा कि ओव्यूल कैसा है, सीधा है। यहाँ बात क्या हो गई कि ओव्यूल जो है वो चूँकि एक तरफ अतिवृद्धि हो रही है, किसकी, फ्यूनिकुलस के एक तरफ जो है वो टिश्यू ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, तो ये इसको क्या करता है, प्रेस करता है, उसकी वजह से पूरा ओव्यूल जो है वो 180 डिग्री पर घूम जाता है। तो ऐसी स्थिति में माइक्रोपाइल और चलाजा ये तो एक सीध में आएंगे 180 डिग्री में, जैसे यहाँ पर आ जाते माइक्रोपाइल और चलाजा। यहाँ अपन वापस लिखते हैं, अगर इनको अपन नोमेनक्लेचर करें तो ये तो हो गया माइक्रोपाइल और ये हो गया क्या, चलाजा। ठीक है, तो ये तो एक सीध में आ गए 180, लेकिन फ्यूनिकुलस जो है और माइक्रोपाइल वो हॉरिजॉन्टल एक सीध में, अनुप्रस्थ रूप से एक सीध में आते हैं, तो डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो एंजियोस्पर्म के 80% कुलों में मिलता है और सबसे कॉमन प्रकार का ओव्यूल है। ये तो हो गया दूसरे प्रकार का ओव्यूल। तीसरा है हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रतीप। ये तो होगा प्रतीप, अब है हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रतीप। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ अपन देखते हैं ये वाला डायग्राम देखो, अर्ध प्रतीप क्या मतलब है इसका, कि जिसमें एक तरफ के टिश्यू ग्रोथ तो करते हैं लेकिन अत्यधिक ग्रोथ नहीं करते, इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल स्टेज पर आकर रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो पूरा 180 डिग्री पर नहीं आएगा, बल्कि आधा ही आएगा, 90 डिग्री के एंगल पर ही क्या होता है, वो घूमता है। यहाँ तो अपन देखा पूरा घूमकर 180 डिग्री के ऊपर, यहाँ अगर मैं लाइन खींचूँ तो कैसा हो गया, 180 डिग्री के ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ अगर अपन देखते हैं तो कैसा होगा, ये अपन अगर इस तरह से निकाले तो केवल 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, ये घूमता है, टॉर्सेट होता है। तो ऐसी स्थिति में अब पोजीशन क्या हो गई सबकी, अपन देखते हैं चलाजा, यहाँ पर चलाजा है, माइक्रोपाइल है, ये एक सीध में तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल अनुप्रस्थ रूप से, ट्रांसफर रूप से कैसे, एक दूसरे की सीध में, और फ्यूनिकुलस इसके 90 डिग्री पर है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूनिकुलस इसके 90 डिग्री पर है। प्रतीप के अंदर क्या था, फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल दोनों एक पास में आ जाते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ फ्यूनिकुलस क्या है, इसके 90 डिग्री एंगल पर है, और चलाजा और माइक्रोपाइल कैसे हैं, एक दूसरे से अनुप्रस्थ रूप से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं, टी शेप का दिखाई दे सकता है अपन को। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो ओव्यूल कहलाएगा अर्ध प्रतीप प्रकार का ओव्यूल कहलाता है। एग्जाम्पल है जैसे रेनकुलेसी फैमिली के अंदर या प्राइमुलेसी फैमिली जो है उसमें इस प्रकार का ओव्यूल दिखाई देता है।
देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा अपने पास में है, कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का बीजांड, या जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे वक्र बीजांड। वक्र का मतलब क्या होता है, वक्रित होना, टॉर्सेड होना, ठीक है ना। कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड बोलेंगे। अब इस डायग्राम को अपन देखें, ये क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड का एग्जाम्पल है। अब दोनों में अंतर क्या, देखो ये जो अपन ने देखा था हेमी एनाट्रोपस और इसके अंदर, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि फ्यूनिकुलस कितना है, 90 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ पर भी फ्यूनिकुलस 90 डिग्री के एंगल पर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, जहाँ यहाँ अपन देख रहे थे कि माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीध में है, माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीध में है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो माइक्रोपाइल है वो थोड़ा सा टॉर्सेड होकर, वक्र होकर क्या हो जाता है, फ्यूनिकुलस के पास में आ जाता है। इस कारण से चलाजा तो यहाँ पर है, चलाजा और माइक्रोपाइल एक सीध में नहीं आते। चलाजा तो यहाँ पर रह गया और माइक्रोपाइल और साथ में फ्यूनिकुलस एक पास में आ जाता है, और फ्यूनिकुलस भी कैसा है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या कहलाएगा, कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का या वक्र प्रकार का बीजांड कहलाएगा। एग्जाम्पल है, ये अपने को मिलता है एलिसमेटिसी, ब्यूटामेसी और जो लोगिनिएसी, उस फैमिली, इन फैमिलियों के अंदर इस प्रकार का ओव्यूल को दिखाई देता है या इस प्रकार का ओव्यूल मिलता है। ठीक है, अपन कंपैरेटिवली पढ़ लें ताकि इसको इजीली समझ सके। एक बार वापस रिकॉल करेंगे अपन लास्ट में। देन नेक्स्ट कौन सा अपने पास में, अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड। इस वाले को देखें अपन, एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड। कंपैरेटिवली इसलिए मैंने इनको साथ साथ में रखा जिसको अपन आसानी से कंपेयर कर सके। अब ये और एनाट्रोपस जो अपन ने पहले पढ़ा था, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बिल्कुल डायग्राम देखने में पता चल रहा है अपन को बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ये भी घूमकर 180 डिग्री पर आ जाता है, लेकिन फ़र्क केवल कितना है कि जो इसका एम्ब्रियो सैक है, अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, जहाँ यहाँ अपन देख रहे थे कि एम्ब्रियो सैक बिल्कुल राइट पोजीशन में सीधा है, वहीं जो एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड है, उसके अंदर ये घूमकर घोड़े के नाल के आकार का, जो घोड़े का जो फुट होता है उसमें अपन देखते हैं नाल लगाते हैं लोहे की, ठीक है, इस तरीके की। तो घूमकर ये कैसा हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। इस कारण से ये अलग प्रकार का ओव्यूल अपन को दिखाई देता है। बाकी सारी चीज़ें कि माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीध में आएंगे जैसे एनाट्रोपस में आते हैं, इस तरह से माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस पास में, बिल्कुल सही है। ये भी 180 डिग्री पर घूमता है जैसे एनाट्रोपस में। केवल अंतर कितना है कि इसके अंदर तो अपन देख रहे थे एनाट्रोपस में एम्ब्रियो सैक सीधा है, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक कैसा हो जाता है, मुड़कर घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो ओव्यूल क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ प्रकार का ओव्यूल कहलाता है या एम्फीट्रोपस प्रकार का ओव्यूल कहलाता है। ठीक है, देन अपन देख रहे हैं सिरसिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल, जो कुंडलित प्रकार का। नेक्स्ट एग्जांपल है किसका, सिरसिनोट्रोपस या कुंडलित प्रकार का ओव्यूल किसको बोलते हैं अपन। अब नागफनी के अंदर या कैक्टेसी फैमिली के अंदर अपन देखते हैं कि इस प्रकार का ओव्यूल अपन को दिखाई देता है। और इसकी खासियत क्या है कि जो फ्यूनिकुलस है, उस फ्यूनिकुलस के जो पास वाला हिस्सा जिसको अपन ने रेफी भी बोलते हैं, जो साइड वाला हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेफी बोलते हैं, वो उस रेफी की अत्यधिक ग्रोथ होती है, और इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है कि ओव्यूल 2 या 3 बार कैसा हो जाता है, घूम जाता है। 2 या 3 बार घूमकर ऐसा हो जाता है जैसे कुंडली बन गई, हेलिक्स बन गई इसके अंदर। इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, कुंडलित प्रकार का या सिरसिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल बोलता है। सिरसिनो का मतलब भी क्या होता है, कुंडली बनना, और हिंदी में कुंडली का मतलब भी क्या है, इस तरह से कॉइलिंग होना। तो कैसे क्या होगा कि जो फ्यूनिकुलस है उसके साइड वाला टिश्यू जिसको अपन रेफी बोलते हैं, उसकी अत्यधिक ग्रोथ की वजह से ये 2 या 3 बार चक्कर लगाकर ऐसा हो जाता है जैसे इसमें कुंडली बन गई या हेलिक्स बन गई। इस प्रकार के ओव्यूल को क्या बोलेंगे,
सिरसिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल या कुंडलित प्रकार का ओव्यूल बोलेंगे। और एग्जाम्पल क्या है, कैक्टेसी फैमिली के अंदर या प्लम्बेजिनेसी फैमिली जो है उस फैमिली के अंदर अपने को इस प्रकार के ओव्यूल दिखाई देते हैं। तो अपने कुल 6 प्रकार का जो ओव्यूल पादप जगत में मिलते हैं एंजियोस्पर्म में, उसकी अभी अपन ने चर्चा की। एक बार अपन इसको वापस रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ओव्यूल के बेसिक भाग क्या है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन। बेसिक भाग कौन कौन से हैं? फ्यूनिकुलस या व्रंत जिसको अपन बोलते हैं, जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है पुष्पासन बीजांडासन पर। देन इसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? चलाजा कहलाता है। दोनों तरफ के जो आवरण होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट बोलते हैं। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। देन दोनों इंटेगुमेंट से घिरा हुआ पैरेन्काइमस जो टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस या बीजांडकाय बोलते हैं। देन इसके अंदर की तरफ एक कोष जैसी संरचना होती है जिसको एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष बोलते हैं। और दोनों इंटेगुमेंट जिस जगह पर जुड़ते हैं उसको अपन माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकुलस की पोजीशन और साथ में एम्ब्रियो सैक की आकृति, इनके आधार पर अपन देखते हैं कि ओव्यूल कितने तरह के होते हैं। तो पहला कौन सा देखा था अपन ने? ऑर्थोट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकुलस तीनों एक सीध में होते हैं, 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं और साथ में ओव्यूल बिल्कुल सीधा होता है। इस प्रकार के ओव्यूल को क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल बोलेंगे। देन अगर फ्यूनिकुलस के एक तरफ वाला टिश्यू यानी रेफी जो अत्यधिक ग्रोथ करते हैं जिसकी वजह से ओव्यूल घूमकर 180 डिग्री के एंगल पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में माइक्रोपाइल और चलाजा तो एक सीध में आएंगे, लेकिन फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल साथ साथ में अनुप्रस्थ रूप से, ट्रांसफर रूप से एक पास में आ जाते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल को एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल बोलेंगे और ये एंजियोस्पर्म करीब 80% कुलों में मिलता है। देन हेमी एनाट्रोपस, यानी कि घूमा तो है लेकिन 180 डिग्री पर नहीं घूमकर 90 डिग्री के एंगल पर घूमता है। तो ऐसी स्थिति में माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीध में आएंगे, लेकिन फ्यूनिकुलस जो है 180 डिग्री के ऊपर एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर आएगा। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल कहलाएगा वो हेमी एनाट्रोपस कहलाएगा। देन अपन देखते हैं कौन सा? कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का, जिसमें अपन देखते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पर तो घूमा, लेकिन माइक्रोपाइल और ज़्यादा टॉर्सेड होकर और ज़्यादा वक्र होकर किसके पास में आ जाता है? फ्यूनिकुलस के पास में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में चलाजा और माइक्रोपाइल एक सीध में नहीं रहते हैं, बल्कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस पास में आ जाते हैं और ये 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। इस प्रकार का क्या कहलाएगा? अपने कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल कहलाएगा। देन अपन देखते हैं एम्फीट्रोपस प्रकार का। तो एम्फीट्रोपस में क्या देखा कि होता तो बिल्कुल किसके जैसा है? एनाट्रोपस प्रकार का, लेकिन डिफरेंस क्या है? केवल डिफरेंस है एम्ब्रियो सैक जो है वो मुड़कर घोड़े के नाल के आकार का बन जाता है। इस प्रकार के ओव्यूल को अपन क्या बोलते हैं? एम्फीट्रोपस। और लास्ट अपन ने देखा कौन सा? सिरसिनोट्रोपस, जिसमें ओव्यूल जो है 3 से 4 बार कुंडलित होकर घूम जाता है अंदर। इस प्रकार के ओव्यूल को क्या बोलेंगे अपन? सिरसिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल बोलेंगे। तो ये सारे क्या थे? टाइप ऑफ ओव्यूल थे। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन इसी के अंदर लेते हैं कौन सा? मेगास्पोरोजिनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या हो गया? यहाँ फिर से अपन थोड़ा सा बेसिक लेते हैं, लोअर बॉटनी लेते हैं। हर बार अपन हर टॉपिक में थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं। तो यहाँ भी अपन देखते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु का कंसेप्ट कहाँ पे आता है? अपन टेरिडोफाइटा में देखते हैं। जैसे सिलेजिला में अपन ने देखा था, जो फर्स्ट ईयर के अंदर अपन पढ़ते हैं, वहाँ अपन देखते हैं कि जो कोन जैसी स्ट्रक्चर होती है, सिलेजिला के कोन जैसी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है। और ये जो कोन था उस कोन के ऊपर यहाँ देखते हैं अपन स्पोरेंजियम लगी होती है। नीचे की तरफ कैसी होती है? मेगा स्पोरेंजियम, ऊपर की तरफ होती है माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। अब इन लघु बीजाणुओं से तो किसका निर्माण होगा? मेल गैमेटोफाइट का। और इससे किसका होगा? गुरु बीजाणुधानी से फीमेल गैमेटोफाइट का। ये तो था लोअर बॉटनी की बात कर रहे थे अपन। अब हायर बॉटनी के अंदर या हायर प्लांट्स के अंदर बात कर रहे हैं अपन, तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर अपन देख रहे हैं कि पूरा का पूरा प्लांट कैसा है? स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? बीजाणुद्भिद। उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि फ्लावर है। फ्लावर के अंदर
मेल पार्ट यानी कि एंथर वाले पार्ट थे, फीमेल पार्ट थी जायंग। जायंग के अंदर ओवेरी, ठीक है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, जिसकी अभी अपन ने डिस्कस किया था, ओव्यूल, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बीजांडकाय है, न्यूसेलस है। ये जो टिश्यू है बाहर का, यानी एम्ब्रियो सैक के बाहर का मृदु उत्तकीय जो टिश्यू है, उस टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं। इससे पहले जो अपन ने जायंग की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें अपन ने कंप्लीटली इसके बारे में बताया था। और दो तरह के न्यूसेलस होते हैं, कौन कौन से बताए थे अपन ने, तनु बीजांडकाई और स्थूल बीजांडकाई, क्रेसी न्यूसिलेट, टेनी न्यूसिलेट और क्रेसी न्यूसिलेट प्रकार का न्यूसेलस अपन ने बताया था। अब ये जो अपन कह रहे हैं कि गुरु बीजाणु जो बन रहा है, ये गुरु बीजाणु बनेगा कहाँ पर, जब ये ओव्यूल डेवलप हो रहा होता है तो न्यूसेलस के अंदर ही। उस वक्त तक अपन देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक नहीं बना है, क्या है, न्यूसेलस का जो पैरेन्काइमस टिश्यू है, उस टिश्यू की ही कोई एक कोशिका जो है वो अत्यधिक मात्रा में भोजन का संचय करेगी, बाकी कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। तो यहाँ अपने ये जो पार्ट बना रखा है, ये पार्ट किसका बना रखा है, केवल न्यूसेलस टिश्यू का बना रखा है, बीजांडकाय उत्तक का पार्ट बना रखा है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि कोई एक कोशिका जो है वो आकार में काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं चूँकि दो तरह के न्यूसेलस होते हैं, टेनी न्यूसिलेट कंडीशन और क्रेसी न्यूसिलेट कंडीशन। तो जो टेनी न्यूसिलेट या तनु बीजांडकाय है, उसमें क्या होता है कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाली कोशिका जो है वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। जबकि क्रेसी न्यूसिलेट जो है उसके अंदर काफ़ी डीप से, यानी एपिडर्मिस से काफ़ी अंदर की जो कोई एक कोशिका है वो कैसी होती है, डेवलप होना शुरू होती है। तो डिपेंड करता है किस प्रकार का न्यूसेलस है। अब अपन कॉमन बात कर रहे हैं किसकी, कि ये डेवलप कैसे होगा, इससे गुरु बीजाणु बनेगा कैसे, ठीक है, उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये कौन सा अपने पास में न्यूसेलस टिश्यू है और उसकी कोई एक कोशिका जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है, भोजन का संचय करती है। और अब इस कोशिका को अपन क्या बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं अपन प्रप्सु उत्तक कोशिका, प्रप्सु उत्तक कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल। और इस आर्कीस्पोरियल सेल से ही क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। जबकि टेनी न्यूसिलेट के अंदर अगर अपन देखें, जो तनु बीजांडकाई है उसमें ये सीधे ही किसमें बन जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, सीधे ही। जबकि यहाँ पर अगर हम क्रेसी न्यूसिलेट की बात करें तो पहले आर्कीस्पोरियल सेल होगी और फिर इसमें विभाजन होकर बाद में क्या बनेगी, ये मेगा स्पोर मदर या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर डेवलप होगा। तो अपन किसका देख रहे हैं यहाँ पर, क्रेसी न्यूसिलेट का कंडीशन देख रहे हैं। देन ये जो कोशिका है यानी आर्कीस्पोरियल सेल जो है उसमें एक अनुप्रस्थ या ट्रांसफर डिवीजन होगा और इस ट्रांसफर डिविजन्स की वजह से दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड, ठीक है ना। तो प्राइमरी पैराइटल सेल जिससे पैराइटल वॉल बनेगी या प्राथमिक भित्ति कोशिका जिससे बाहर की भित्ति बनेगी, ठीक है। देन अंदर वाली जो कोशिका है नीचे वाली उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यहाँ अपन ने बोला प्रप्सु उत्तक कोशिका, आर्कीस्पोरियल सेल। यहाँ अपन बोल रहे हैं दो कोशिकाओं में बटी प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका। इस तरह से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। देन फिर डिवीजन होते हैं इसके अंदर, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उससे अल्टीमेटली किसका निर्माण होगा, पैराइटल लेयर का या बाहरी भित्ति परत का निर्माण होगा। और अंदर वाली जो कोशिका है स्पोरोजिनस कोशिका, उसमें फिर एक डिवीजन होगा जिससे डायड बनता है, दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। अब इस जगह पर ये जो डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब तक सारी कोशिकाएं जितने भी डिवीजन हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे, माइटोसिस हो रहे थे। इसलिए चूंकि स्पोरोफिटिक बॉडी है, बीजाणुभित्त कोशिकाएं थी, तो सारी कोशिकाएं कैसी थी, द्विगुणित डिप्लॉयड सेल थी। जैसे ही इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में अब डिवीजन होगा तो वो डिवीजन कैसा होगा,
अर्धसूत्री विभाजन। इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, इंग्लिश में बोलेंगे मियोसिस। इसकी वजह से अब ये जो डायड बना, दो कोशिकाओं का द्वियक बना डायड जिसको अपन बोलते हैं, ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अब इसकी दोनों कोशिकाएं कैसी हो गई? अगुणित हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। देन इसमें फिर क्या होगा? चूंकि अपन देखते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। तो मियोसिस फर्स्ट में तो 2 कोशिकाएं बनी, और मियोसिस सेकंड जो है, इसका सेकंड पार्ट जो होगा, उससे 2 से क्या बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। और इन 4 कोशिकाओं में 80% कुलों में ये कोशिकाएं कैसी जमती हैं? रेखीय या लीनियर आकार में जम जाती है। तो इस प्रकार के लीनियर शेप को अपन क्या बोलते हैं? मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड यानी कि 4 कोशिकाएं, मेगास्पोर। तो लीनियर टेट्राड है ये, मेगास्पोर टेट्राड। अब एक्सेप्शनल रूप से किसी में टी शेप हो सकता है, किसी में 3 कोशिकाएं हो सकती है। जैसे अगर अपन बात करें आइरिस और युक्का जो है, प्लांट है आइरिस और युक्का, उसके अंदर ये जो डायड बना, इन डायड में से यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ या मियोसिस फर्स्ट जो हुआ, जिससे 2 कोशिकाएं बनी, इन 2 कोशिकाओं में से बाद में मियोसिस सेकंड केवल एक ही कोशिका में होगा, दूसरी कोशिका में नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होंगे? 3 कोशिकाएं ही बनेगी, यानी टेट्राड नहीं बनेगा। तो आइरिस में एक्सेप्शनल रूप से क्या हो गया? 3 कोशिकाओं का क्या होगा? मेगास्पोर बनेंगे। 3 मेगास्पोर ही बनेंगे। इस तरह से अगर अपन बात करें रियूमेक्स के अंदर या रियम के अंदर, उसके अंदर जो दूसरा मियोसिस सेकंड जो हो रहा है, यानी कि जो अपने आप में कैसा होता है? माइटोसिस जैसा ही होता है। तो जो मियोसिस सेकंड है, उसमें ऊपर वाली कोशिका में तो कैसा होगा? ट्रांसफर सेक्शन, और नीचे वाली कोशिका में कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। तो इसकी वजह से ये जो 4 कोशिकाएं बन रही हैं, वो इस तरह से बनेगी, यानी कि टी शेप के अंदर, लीनियर शेप में नहीं होगी, बल्कि किस में होगी? टी शेप के अंदर होगी। बाकी 80 से 90% कुलों के अंदर कैसा होता है? लीनियर प्रकार का मेगास्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। देन एक प्लांट है फास्टिया जैपोनिका। इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में, चतुष्फलकीय रूप के अंदर ये जमता है, जिसमें 3 कोशिकाएं सामने की तरफ दिखाई देती है और 1 कोशिका पीछे होती है। तो वो चतुष्फलकीय टेट्राड के रूप में जमता है। तो ये एक्सेप्शनल रूप से जो कि कुछ कुलों के अंदर दिखाई देते हैं। अब ये जो मेगास्पोर बने, इस मेगास्पोर से ही अल्टीमेटली क्या होगा? किसका निर्माण होगा? एम्ब्रियोसेक का निर्माण होगा। तो अपन ने किसकी बात की? मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन की बात की। तो ये गुरु बीजाणु जनन कहाँ पर हो रहा है? न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस खुद किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। इसका मतलब ओव्यूल क्या हो गया? गुरु बीजाणु धानी, मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु धानी, जिसमें गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बने। अब ये मेगास्पोर से ही किसका निर्माण होगा? फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण, जो अभी अपन ने कंसेप्ट समझा है यहाँ पर। तो मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? पूरी प्लांट बॉडी कैसी थी? बीजाणुद्भिद, जो कि डिप्लॉइड को सिखाती। अब क्या बन गई? ये युग्मकोद्भिद बनेगा इससे, जो कि अगुणित होगा। लेकिन ये युग्मकोद्भिद इतना छोटा होता है, केवल क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। वो एम्ब्रियोसेक को ही अपन क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। जो एम्ब्रियोसेक बनेगा, उस एम्ब्रियोसेक को ही क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो ये अपने आप में किसके ऊपर आश्रित हैं? पूर्ण रूप से पोषण किससे प्राप्त करता है? बीजाणुद्भिद कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता है, इसी के ऊपर आश्रित है। जबकि लोअर प्लांट्स जो थे, जो अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे, उसके अंदर अपन देखते हैं कि गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है और उसके ऊपर बीजाणुद्भिद आश्रित होता है। बिल्कुल उल्टी कंडीशन हो गई हायर प्लांट्स के अंदर। नाउ ये जो मेगास्पोर है, इन मेगास्पोर में अपन देखते हैं कि कॉमन कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इनमें से 3 मेगास्पोर तो कैसे हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
और केवल एक मेगा स्पोर बचता है जिसको अपन फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। और ये जो मेगा स्पोर है, अब इससे किसका डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। हालांकि यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि इस टेट्राड में से अगर एक कोशिका से मेगास्पोर एक मेगास्पोर से बन रहा है तो वो मोनोस्पोरिक होता है एम्ब्रियो सैक। अगर दो स्पोर मेगास्पोर मदर सेल काम में आ रही है, मेगास्पोर सेल काम में आ रही है, तो उसको अपन बोलते हैं बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और चारों के चारों काम आ रही है तो उसको अपन बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और इसके आधार पर कुल 16 प्रकार के एम्ब्रियो सैक होते हैं, 16 टाइप के एम्ब्रियो सैक होते हैं। तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के एम्ब्रियो सैक होते हैं। तो यहाँ अपन लास्ट बात कर रहे हैं किसकी? एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो मेगास्पोर कैसा है? अपने पास में अगुणित है, ठीक है। तो अब इस मेगास्पोर के अंदर अपन देखते हैं कि फिर से विभाजन होंगे। जो इसका न्यूक्लियस है वो विभाजन करेगा और टोटल अपन देखते हैं कि इसमें 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। जो इसके एक न्यूक्लियस है उसके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होकर किसका बनेगा? 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो पहला जो न्यूक्लियस था उसका पहला विभाजन हुआ तो 1 से 2 बने, फिर विभाजन हुआ तो 2 से 4 बने, और फिर यानी कि 1, 2 और 3। पहला विभाजन से 2, दूसरे विभाजन से 4 और तीसरे विभाजन से 8, यानी कि 3 माइटोसिस होंगे और टोटल 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। और ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं, ये 8 न्यूक्लियाई इस तरीके से जमा हो जाते हैं कि 3 न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो बीजांडद्वारी सिरा है उस सिरे की तरफ जाकर जमा हो जाते हैं। इस तरह से 3 इसके पीछे वाले यानी चलाजल एंड के ऊपर, चलाजा जिस तरफ होता है उस एंड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बीच में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। कॉमन प्रकार की बात कर रहे हैं अपन, सबसे कॉमन प्रकार का एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। और फिर ये किस में डेवलप हो जाती है? इसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मात्रा में जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। और अब जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ गई थी कोशिकाएं, जो न्यूक्लियस, उसमें से एक न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है और बड़ी कोशिका बनाता है जिसको अपन बोलते हैं एग या अंड कोशिका, ठीक है। और बाकी की 2 कोशिकाएं क्या कहलाएगी? इसकी सहायक कोशिकाएं क्या कहलाएगी? इसकी सहायक कोशिकाएं कहलाएगी। इस तरह से जो चलाजल एंड की तरफ से 3 कोशिकाएं गई उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। और जो 2 बीच में न्यूक्लियस आए उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। तो ये एक सबसे कॉमन प्रकार का एम्ब्रियो सैक बना। अभी नेक्स्ट अपन डिटेल में के अंदर चर्चा करेंगे जब अपन किसके बारे में बताएंगे कितने प्रकार के एम्ब्रियो सैक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मेगा स्पोर से अल्टीमेटली किसका निर्माण हुआ? एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ, भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश को ही अपन क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की मैंने, सारे फंडामेंटल क्लियर किए हैं बेसिक, ताकि आपको इजीली समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा कि कितने प्रकार के एम्ब्रियो सैक होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।